हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है, जलवायु होती क्या है, मौसम क्या होता है, भारत जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो सब चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद जो है हम MCQ देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु की हम बात कर रहे हैं। तो जलवायु क्या होती है? किसी भी स्थान पर या देश में जो लंबे समय के लिए जो तापमान होता है, या वर्षा हो गई, वायुमंडलीय दबाव हो गया, या पवनों की दिशा, इन सब के अध्ययन से जो है जलवायु का पता जो है लगता है। ओके, तो पढ़ते देखिए। किसी देश विशेष की जलवायु का अध्ययन करने के लिए वहाँ के तापमान, वर्षा, वायु दाब, पवनों की गति व दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी हम बता सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु के इन अवयवों पर अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच एवं जल तथा स्थल के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया आपको कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो उसमें स्थिति आ गई, अक्षांशीय विस्तार आ गया, उस समुद्र से कितनी दूर है ये आ गया, उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ आ गई। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो इसको अफेक्ट करती है। मानसूनी हवाएं हो गई, भू आकृति हो गई। ओके, जैसे एल नीनो, ला नीनो, ये जो चीज़ें हैं, इन सब के बारे में भी जो है हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखिए। भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में तथा उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। यानी कि जो भारत का दक्षिण वाला भाग है ये किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध हमने पढ़ा था, हीट जोन थे जो, वो हम पढ़ चुके हैं। उष्ण कटिबंध कहाँ से लेकर कहाँ तक है। उसके बाद उत्तरी भाग की अगर हम बात करें तो ये शीतोष्ण कटिबंध में है। और भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवनों को रोकता है। ओके, भारत का जो हिमालय पर्वत है ये भारतीय उपमहाद्वीप को किससे अलग कर रहा है? मध्य एशिया से अलग कर रहा है। और मध्य एशिया से जो ठंडी ध्रुवीय पवनें आती है, ध्रुवीय कितने पे था? 90 डिग्री पे था। वहां पे जो है कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध है। तो वहां से जो ठंडी हवाएं आती है उनको रोकने का काम किसका है? हिमालय पर्वत जो है वो काम करता है। ओके, हिंद महासागर, हिंद महासागर कहाँ पर है? बिल्कुल नीचे दक्षिण में है, श्रीलंका से नीचे अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर भारत के नीचे। हिंद महासागर पर बहने वाली मानसूनी हवाओं का भारत की जलवायु पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जो है कहा जाता है। ओके, भारत की जलवायु के बारे में मार्सडेन ने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु जो है कहां पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। ओके, तो जलवायु की डेफिनेशन दी गई है, किसी विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय, मतलब एक लंबा समय 30 वर्ष 35 वर्ष, यहाँ पे जो तापमान होता है, वायु दाब होती है, आर्द्रता, वर्षा, हवाओं की दिशा, इनसे जो है जलवायु का पता लगाया जाता है, या कह लीजिए जलवायु का निर्धारण जो है होता है। जैसे भारत की जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है, ये जो है पता लगाया जाता है। ओके, देखिए आगे है मौसम। मौसम क्या होता है? किसी छोटे क्षेत्र के वातावरण में अल्पकालीन दशाओं के आधार पर मौसम का निर्धारण होता है। ओके, मतलब एक छोटे क्षेत्र में जैसे इसने दिया कि बीकानेर का मौसम कैसा है, दिल्ली का मौसम कैसा है, यानी कि जो आप कह सकते हैं घंटे दर घंटे जो बदलता है या दिन रात में जो बदलता है वो मौसम हो जाएगा। ओके, जो लंबे टाइम के लिए जो होगा वो जलवायु का पता लगाएंगे उससे। ओके, चलिए फिर बात आता है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है उष्ण मानसूनी। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी या मानसूनी जो है आप इसको कह सकते हैं। अब इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे कि अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है लगभग समान है। ओके, कर्क रेखा जो है ये देश के मध्य से गुजरती है। इससे भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण और दक्षिणी भाग जो है क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। इन दोनों क्षेत्रों में भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर जलवायु में विभिन्नता जो है पाई जाती है। अब देखिए कर्क रेखा, अगर हमने जो पढ़ा था उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध कहाँ तक था? उष्ण कटिबंध था कर्क रेखा से लेकर नीचे जो भूमध्य रेखा है वो तो है ही, साथ में मकर रेखा, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है वो किसके अंडर आता है? उष्ण कटिबंध के बाद। उसके बाद 66.5 डिग्री तक जो था वो था शीतोष्ण कटिबंध। तो यहां तक का जो एरिया हो जाएगा, मतलब कर्क रेखा जो बिल्कुल इंडिया के बीच से जाती है, ओके, भारत को दो भागों में बांटते, तो जो नीचे वाला हिस्सा है दक्षिण वाला ये उष्ण कटिबंध में आ जाता है, और जो उत्तर वाला हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। ओके, तो ये इसमें बताया गया है। इन दोनों क्षेत्रों में भूमध्य रेखा, अब इन दोनों क्षेत्रों में भी अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर भी जो है जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, फिर आता है हिमालय पर्वत।
हिमालय पर्वत कैसे करता है, देखिए उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की जो है भूमिका निभाता है। यह मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जो हिमालय पर्वत है ये मानसूनों को क्या करता है, वहां पर रोक कर रख सकता है पर्वत, जिसके कारण जो है वहां पर वर्षा होती है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत भी जो है उसको करता है। उसके बाद जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय श्रेणियां है। स्थल की अपेक्षा जल जो है देरी से गर्म व ठंडा होता है। ओके, तो भारत के दक्षिण में 3 और महासागर होने के कारण और उत्तर में हिमालय श्रेणियां होने के कारण जो स्थल है उसकी अपेक्षा जो जल है वो देरी से तो गर्म होता है, मतलब देरी से गर्म और ठंडा जो है होता है। ओके, जल और स्थल के इसी विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब जो है प्रदेश विकसित हो जाते हैं। ओके, उसके बाद है समुद्र तट से दूरी। समुद्र से दूरी भी जो है जलवायु को अफेक्ट करती है, मतलब प्रभाव डालती है। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है, जबकि भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से जो है वंचित रह जाते हैं। देखिए भारत हमें पता है 3 ओर से समुद्र से घिरा है। ओके, भारत का पश्चिम तट, पूर्वी तट और दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है जो समुद्री जलवायु है उसका प्रभाव जो है पड़ता है। लेकिन जो उत्तर भारत है या उत्तर पश्चिमी भारत हो गया, उत्तर पूर्वी भारत हो गया, उस पर जो जलवायु का प्रभाव होता है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब ना के बराबर होता है। ओके, तो समुद्र तट से दूरी भी जो है जलवायु को अफेक्ट करती है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें ये चीज़ जो है बताई गई है। ओके, चलिए आगे है समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है ये चीज़ भी जो है जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान जो है वो क्या होता है, घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे जो तापमान होगा वो घटता जाएगा, यानी कि गर्मी जो होती है वो घटती जाती है, कम होती जाती है। ओके, इसीलिए जो पर्वत वगैरह है, पहाड़ हैं, उन पर जो है गर्मी कम होती है और ठंड ज़्यादा होती है। तो ये बताया गया समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो भी अफेक्ट करती है। ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान जो है घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। वही बोला मैंने आपको कि जैसे जैसे हम ऊंचे मतलब ऊपर जाते जाएंगे पर्वतों पर या पहाड़ों पर, तो वहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी। ओके, और मैदानों में कैसी होगी, उसकी अपेक्षा गर्म होगी। इसलिए एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बाद भी तापमान और जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। ओके, तो समुद्र तल से ऊंचाई भी जो है इसको अफेक्ट करती है। फिर आता है जेट स्ट्रीम। ये क्या है, देखिए शीतकाल में समुद्र तल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम अधिक तीव्र गति से समशीतोष्ण कटिबंध के ऊपर चलती है। यह जेट वायु धारा हिमालय की श्रेणियों द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। उत्तरी शाखा हिमालय के उत्तरी सिरे के सहारे चलती है, जबकि दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में इतने अक्षांश से मध्य पूर्व की ओर चलती है। और यही शाखा भारत की शीतकालीन मौसमी दशाओं को भी प्रभावित करती है। ओके, तो जेट स्ट्रीम जो है ये भी जो है इसको अफेक्ट करती है। उसके बाद एल नीनो और ला नीना है। एल नीनो क्या है, ये पेरू तट के पश्चिम 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। ओके, एल नीनो के कारण क्या होता है, ये गर्म जलधारा है, तो इसके कारण भारत में वर्षा जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये बस याद रखिए एल नीनो से ये देखिए भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को ये कमजोर कर देती है और इस कारण क्या होती है, वर्षा कम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ला नीना की, ला नीना क्या होती है, ये एल नीनो की विपरीत होती है। इसके प्रभाव से जो है क्या होती है, भारत में वर्षा की मात्रा अच्छी बनी रहती है। तो ये बस याद रखिए। ओके, देखिए पेरू तट से जो शीतल जलधारा चलती है उसको हम्बोल्ट या ला नीना जो है कहा जाता है। ये याद रखिए, पेरू तट से चलने वाली पूछा जाता है शीतल जलधारा को क्या कहते हैं, तो हम्बोल्ट या ला नीना। या प्रशांत महासागर में उस समय आती है जब पूर्वी महासागर में एल नीनो का प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है। यह जलधारा एल नीनो द्वारा जनित सूखे को बदलकर आर्द्र स्थिति को जन्म देती है। इससे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो है अधिक सक्रिय हो जाता है। तो सिंपल आपको याद रखना है, तो सिर्फ समझाने के लिए है कि एल नीनो से क्या होता है, भारत में वर्षा कम होती है, मानसून का जो असर होता है वो कम पड़ जाता है। और ला नीना से क्या होता है, बारिश जो है अच्छी होती है। ठीक है, मानसून का जो असर है वो सही रहता है, मतलब प्रभाव अच्छा होता है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। चलिए अब बात आती है मानसून की, कि मानसून की खोज किसने की थी। तो मानसून की खोज सर्वप्रथम हिप्पलस नामक एक भूगोलवेता ने की थी। भारतीय मानसून का जो सटीक विवरण है ये सबसे पहले अलम सूदी ने प्रस्तुत किया था। कोपेन ने भी जो है जलवायु का वर्गीकरण किया था भारत के मतलब कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया भारत के संदर्भ में, उसको बहुत अधिक विश्वसनीय जो है माना जाता है। ओके, फिर ये क्वेश्चन आता है कि मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो अरबी भाषा के शब्द मौसिम से जो है मानसून शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है वर्ष भर में पवनों की दिशा में होने वाला ऋतुवत
प्रत्यावर्तन। ओके, देखिए भारत में मानसून का जब आगमन होता है तो हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में चलती है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब मानसून का आगमन होता है तो हवाएं किस तरफ चलती है? दक्षिण पश्चिम से। अब दक्षिण से ही मानसून आ रही है तो दक्षिण पश्चिम से हवाएं कहां चलने लगती है? उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं। मानसून के लौटते समय जब मानसून वापस जाता है तो हवाएं उत्तर पूर्व से कहां पर? दक्षिण पश्चिम में हो जाती है, तो उल्टी हो जाती है तब। तो हवाओं का यह प्रत्यावर्तन ही क्या है? मानसून है। ओके, मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरब सागर पर बहने वाली हवा के लिए किया गया था। भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम अरब विद्वान अल मसूदी के द्वारा जो था किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में दो प्रकार की संकल्पनाएं दी गई, तापीय और गतिक। तापीय संकल्पना क्या है? ये हेलेन ने दी थी 1686 में, और गतिक संकल्पना जो दी थी ये फलान ने दी थी। ओके, आगे है ऋतुओं के अनुसार में ऋतुओं के अनुसार अगर देखिए तो भारत में मानसून के 3 प्रकार है। ग्रीष्मकालीन मानसून है सबसे पहले, इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं। अरब सागरीय मानसून शाखा सबसे पहले, विषुवत रेखा के दक्षिण से आने वाली स्थायी पवनें, कहां से? विषुवत रेखा के दक्षिण से जो स्थायी पवनें आती है, जब मानसून के रूप में अरब सागर की ओर आगे बढ़ती है तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पर टकरा कर कहां पर वर्षा होती है? केरल में वर्षा करती है। ओके, पश्चिमी घाट के पर्वत को जब ये पार कर लेती हैं तो इनकी शुष्कता में जो है वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण दक्कन के पठार और मध्य प्रदेश में बहुत कम वृद्धि जो है होती है, मतलब बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि कैसी हो जाती हैं? ये शुष्क हो जाती है जैसे ये पश्चिमी घाट के पर्वत को पार करती हैं। तो ओके, तो यह प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, अरावली के समानांतर पाए जाने के कारण राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की बहुत कम वर्षा जो है हो पाती है, और यह मानसून हिमालय के समानांतर बंगाल की खाड़ी के मानसून में मिल जाता है, और पंजाब में सबसे अधिक वर्षा जो है ये मानसून करता है। कौन से वाला? अरब सागरीय जो मानसून है वो वाला। ओके, कहां कहां पे करता है? सबसे पहले ये केरल में बारिश करता है, उसके बाद जब ये पश्चिमी घाट को पार कर लेता है तो जब दक्कन और मध्य प्रदेश है वहां पर जो है ये शुष्क हो जाती है हवाएं, और कम वर्षा जो है होती है। फिर आगे अरावली के समानांतर जब राजस्थान में जाता है अरब सागरीय मानसून तो वहां पर भी बहुत कम वर्षा करता है, लेकिन जब ये मानसून हिमालय के समानांतर बंगाल की खाड़ी के मानसून में मिल जाता है तो वहां उसकी वजह से पंजाब में जो है अधिक वर्षा करता है। ओके, फिर दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वह शाखा है जो भूमध्य रेखा को पार करके भारत के दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। कहां से? दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वोत्तर भारत के निम्न वायुदाब के प्रभाव से ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ती है और दूसरी ब्रह्मपुत्र की घाटी की तरफ। इससे उत्तर पूर्व भारत में भारी वर्षा जो है होती है। किससे? दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है उससे। ओके, बंगाल की तरफ ये बंगाल की खाड़ी से जो जाता है। यह मानसून भारत में सबसे पहले बंगाल तट से टकराता है और इससे मासिनराम व चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये वाला जो मानसून होता है बंगाल की खाड़ी का, ये सबसे पहले बंगाल तट से टकराता है, जिसकी वजह से मासिनराम और चेरापूंजी सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पर होती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, उसके बाद आता है शरद ऋतु का मानसून, जिसको हम लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। मध्य सितंबर से नवंबर तक भारत में शरद ऋतु देखने को मिलती है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति 23 सितंबर के बाद दक्षिणायन में हो जाती है, जिससे उत्तर भारत के क्षेत्रों में तापमान में कमी देखने को मिलती है और वहाँ कम वायु दबाव के स्थान पर उच्च वायु दाब के क्षेत्र जो है बनने लगते हैं। ठीक है, इसी ऋतु में उत्तर पूर्व से हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देती हैं। इससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। यानी कि सर्दियों में, शरद ऋतु में भी जो है कहाँ पर वर्षा होती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर, क्योंकि जो हवाएं हैं वो उत्तर पूर्व से कहाँ चलती है? दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं। यह मानसून सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक चलता है। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि शरद ऋतु में कहाँ पर वर्षा होती है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर वर्षा होती है। ओके, फिर आता है एक शीत ऋतु मानसून। इस ऋतु का आगमन होता है नवंबर के बाद से। ठीक है, ओके, इस ऋतु में भूमध्य सागर के ऊपर उठने वाली विक्षोभों को ऊपरी वायु के संचरण वाली जेट पवनें पश्चिम से पूर्व दिशा में बहाकर इराक, ईरान और पाकिस्तान के क्षेत्रों से होती हुई भारत के उत्तरी भाग तक जो है ले जाती है। इन विक्षोभों को पश्चिमी विक्षोभ तथा इनसे होने वाली वर्षा को पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो है कहा जाता है। ओके, चलिए, उत्तर भारत के पर्वतीय भागों में इन विक्षोभों से वर्षण हिमपात के रूप में होते हैं, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में ये वर्षा के लिए उत्तरदायी है, जिसे मावठ जो है कहा जाता है।
ओके, तो उत्तर भारत में ये क्वेश्चन भी आता है, उत्तर भारत के पर्वतीय भागों में जो है वर्षा किस कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है। ओके, भारतीय जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किसके रूप में होती है, पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। ओके, कश्मीर में ट्रांस हिमालय के अधिकांश भाग में वर्षा नहीं हो पाने के कारण वह क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, शीत मरुस्थल जो है कहलाता है। उड़ीसा में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, इसे स्थानीय भाषा में नॉर्वेस्टर जो है कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, मेघालय है। मासिन रावण चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण वहां की पहाड़ियों का मतलब वहाँ की पहाड़ियाँ जो है कीप नुमा, मतलब वहाँ पे जो बारिश ज़्यादा होने का रीज़न है वो क्या है, पहाड़ी जो है वो कीप नुमा है। ठीक है, तो ये रीज़न भी वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने का। विश्व में भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, जहाँ पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा जो है होती है। न्यूनतम वर्षा जो है ये अरिका नगर चिल्ली में होती है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान मतलब जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है वो है लेह लद्दाख। ठीक है, मालाबार तट पर होने वाली मानसून की पहली वर्षा क्या कहलाती है, जो मालाबार तट पर मानसून की पहली वर्षा होती है उसको पीली वर्षा बोलते हैं, येलो शावर बोलते हैं, मैंगो शावर बोलते हैं, इसको आम्र वर्षा भी जो है कहा जाता है। ठीक है, जो कोंकण तट पर होती है मानसून की पहली वर्षा उसको फूलों की वर्षा या चेरी ब्लॉसम जो है कहा जाता है। असम और पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व वैशाख माह में चलने वाली तेज वर्षा युक्त हवाएं काल वैशाखी कहलाती हैं, जो चाय, पटसन व चावल के लिए वरदान सिद्ध होती हैं। असम में जो है ये जो हवाएं चलती काल वैशाखी, इसको बारदोली छीड़ा या फिर चाय वर्षा जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में चलने वाली पवनें पछुआ तथा पूर्व से पश्चिम में चलने वाली हवाएं व्यापारिक पवनें। देखिए याद रखिए, पश्चिम से जो पूर्व की तरफ चलेंगी उनको पिछुआ हवाएं, पिछुआ जो है बोला जाता है, और जो पूर्व से पश्चिम में चलेंगी उनको व्यापारिक पवनें बोलते हैं। ओके, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट या गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है और ये गेहूं के लिए बहुत उपयोगी होती है। वर्तमान में चेरापूंजी का नाम बदलकर सोहरा जो है कर दिया गया है। लेह भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में विषमता वाला स्थान है। केरल में मानसून की अवधि 5 जून से 3 नवंबर है, जबकि पंजाब के मैदान में यह अवधि 1 जुलाई से 20 सितंबर तक होती है। अक्टूबर से नवंबर को मानसून का प्रत्यावर्तन काल जो है कहा जाता है। ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बसंत को ऋतुराज जो है कहा गया है। मानसून के प्रत्यावर्तन से सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, चेन्नई में होती है। भारत में 80% से अधिक वर्षा जून से लेकर सितंबर तक के 4 महीनों में होती है। ठीक है, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में बांट सकते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, और वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। जून से सितंबर क्योंकि मानसून जो है उसी टाइम पे आती है, तो उसको वर्षा ऋतु भी जो है बोला जाता है। ओके, फिर आता है कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। कोपेन ने अपनी जलवायु वर्गीकरण में तापमान व वर्षा के मासिक मानकों को आधार माना और उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने। ठीक है, जलवायु के कौन कौन से, उष्ण कटिबंध जलवायु, जहां वर्ष भर औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है उसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला माना, जहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है मासिक तापमान। फिर आते शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षा बहुत कम होती है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है, जिसको एस से डिनोट किया इसने, और शुष्कता अधिक होने पर यह मरुस्थल क्या कहलाता है, डब्ल्यू कहलाता है। ठीक है, मतलब जिस मरुस्थल में शुष्कता कम है उस वक्त उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा गया और एस से डिनोट किया गया। इसने जो था अलग अलग जो भी जलवायु थी उनको अलग अलग सिंबल से डिनोट किया था, तो वो हम आगे देखेंगे। और शुष्कता जब अधिक हुई तो इसी मरुस्थल को इसने क्या नाम दे दिया, डब्ल्यू का नाम दे दिया। ठीक है, गर्म जलवायु की अगर हम बात करें तो जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है उसको गर्म जलवायु का बता दिया। ठीक है, फिर आई हिम जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जहां पर सबसे गर्म महीना जो था वो वहां पर जो तापमान रहा वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जो सबसे ठंडा महीना था वहां का औसत तापमान अगर 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो उसको बोला जाता है, मतलब उस एरिया को इसने हिम जलवायु बोला कि यहाँ की जलवायु कैसी है, हिम जलवायु है। एक बर्फीली जलवायु और थी, जहां सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान था वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ठीक है, मतलब जो तापमान था वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता तो उसको बर्फीली जलवायु जो था इसने नाम दिया था। ओके, कोपेन ने जलवायु के प्रकारों को दर्शाने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया जो इस प्रकार से हैं। जैसे अर्ध मरुस्थल के लिए इसने एस का यूज किया। ठीक है, मरुस्थल को शो करने के लिए डब्ल्यू का यूज किया। अर्ध मरुस्थल कहां पर था, जहां पर शुष्क जो थी कम थी, और जहां पे ज्यादा थी उसको मरुस्थल। वर्षा के लिए इसने एफ का नाम दिया। शुष्क शीत ऋतु के लिए स्मॉल डब्ल्यू कर दिया। शुष्क और गर्म के लिए एच का, और सी जो था ये 4 महीने से कम अवधि के औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो वहां पर सी, और गंगा के मैदान को जी नाम दिया था। ठीक है, तो ये इसमें आप याद रखिएगा।
ओके देखिए, भारत के 8 जलवायु प्रदेश जो कोपेन के द्वारा माने गए, सबसे पहले है AMW, जहां की जलवायु के प्रकार थे लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, और ये गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट माना था AMW। ओके, फिर शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, इसको डिनोट किया AS से, और ये इसमें आया तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AW है उष्णकटिबंध सवाना प्रकार, यानी कि जलवायु का प्रकार दिया और क्षेत्र जो कवर आता है, मतलब जो इस जलवायु को, जो जैसी जलवायु है जिस क्षेत्र में, वो है कर्क रेखा के दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जहां की जलवायु AW है। ओके, फिर आया BSHW, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान व पंजाब का कुछ भाग जो है इसके अंडर आता है। फिर है BWHW, गर्म मरुस्थल, ये पश्चिमी राजस्थान का सारा एरिया। उसके बाद CWG है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून, जिसमें आ गया गंगा का मैदान, और DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु प्रदेश, इसमें आ गया अरुणाचल प्रदेश DFC में। E जो है ये ध्रुवीय प्रकार है, तो ध्रुव में जो सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये आ जाएगा, और इसको E से डिनोट किया ध्रुवीय प्रकारों को। ओके, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट थे जो इन्होंने वर्गीकरण किया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बस इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है कब, कहाँ से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के शब्द मौसम से। ठीक है, तो अरबी भाषा के शब्द से हुई है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि जो है वो घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो देखिए इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। बिल्कुल सही है कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि जो है वो घट जाती है, यानी कि दक्षिण भारत में जो मानसून की अवधि होती है, जैसे केरल है उसमें ज़्यादा होती है, और जो उत्तर भारत के एरिया है यहाँ पर कम होती है। जैसे मैंने केरल और पंजाब का एक लिया भी था एग्जाम्पल, कि केरल में जो है नवंबर तक होती है, और जो पंजाब है उसमें सितंबर तक होती है। तो मानसून की अवधि जो है ऑब्वियस है वो दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर घटती जाती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे उत्तरी मैदानों में घटती जाती है। जैसे पश्चिम की ओर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के एरिया में बहुत कम वर्षा होती है। ओके, चलिए इस तरीके से दोनों जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1 और 2। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं। तो क्या प्रभावित होते हैं? हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, तो इसके कारण दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो प्रभावित होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं जो हैं कहलाती हैं। नॉर्थ से साउथ की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? पछुआ। और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं माइस्ट एयर मासेस पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। सत्य पूछे थे तो 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र, तो शरदकालीन मीन्स सितंबर के आसपास होती है। तो सितंबर में अगर हम देखें तो बारिश होती है पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, तो पंजाब और तमिलनाडु जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शीतकालीन वर्षा को और किस नाम से जाना जाता है? मावठ भी जो है इसको कहते हैं। ठीक, आगे है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो चलती है, जैसे वही बंगाल की खाड़ी से जो है वो उधर मेघालय में बारिश होती है, चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे ज़्यादा, तो वही दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। नीचे स्थान जो युग्म दिए गए उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर बहुत अधिक है? देखिए, एक सेम अक्षांश पर स्थित है, लेकिन जो उनकी क्या कहते हैं बारिश का जो वो है तुलना की जाए तो वो अलग अलग है। तो वो हैं अजमेर और शिलांग। ठीक है, अजमेर और शिलांग जो हैं ये एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन अजमेर की जो वार्षिक वर्षा है वो है 60 सेंटीमीटर के स्तर पर, और शिलांग की जो है वो 145 सेंटीमीटर है। ये ऐसा रीज़न क्यों है? तो वो हमने पढ़ा था, पर्वतीय अवरोध के कारण भी जो है ऐसा होता है। ओके, तो क्या होता है ना कि शिलांग में क्या है? पहाड़ियाँ हैं।
ठीक है। जैसे ही जो बंगाल की खाड़ी से जो भी हवाई वगैरह चलती हैं वहाँ पे वो टकरा कर क्या करती है, मूसलाधार वर्षा करती हैं। लेकिन अजमेर में क्या होता है, पर्वतीय अवरोध नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो अरब सागर की तरफ से आती हैं तो वो अजमेर में कम वर्षा करती हैं। देखिए यहाँ पर अजमेर में कहाँ से आ रही है हवाई, इधर अरब सागर से आ रही हैं। ओके, और शिलांग की पहाड़ियों से जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती है, तो वहाँ पर जो है मूसलाधार वर्षा होती है शिलांग में। ओके, तो ये रीज़न है। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, तो ये बिल्कुल सही है, मानसूनी है जलवायु। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान जो है करता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। आर ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आम्र वर्षा संबंधित है, तो आम्र वर्षा हमने पढ़ा था। आम्र वर्षा किससे रिलेटेड है? आम्र वर्षा रिलेटेड है आम के फसल से, ठीक है। जो तूफानी वर्षा होती है केरल और कर्नाटक में, जो हमने ऊपर पढ़ा, जो कि आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है, इसीलिए जो है उसको आम्र वर्षा जो है बोला जाता है। ओके, और ये आम की फसल से रिलेटेड है ताकि आम जो है जल्दी पक जाएं, ठीक है। उस तूफानी वर्षा को ये जो है मैंगो शावर कहा गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, मतलब जहाँ पे वर्षा कम होती है, कहाँ पे होती है, लेह में होती है, तो लेह जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है पाया जाता है? ओके, दैनिक तापांतर का मतलब क्या है कि रात और दिन का जो तापमान होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, तो वो है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। जैसे थार का मरुस्थल है, उसमें दिन का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, और उसी रात या नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है पाया जाता है रात और दिन के उसमें, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें केरल या अंडमान की, तो यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात का जो तापमान है वो लगभग समान रहता है। ओके, तो ये ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। आगे है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? एक अमृतसर और एक शिमला है, तो क्या रीज़न हो जाएगा इसके पीछे? ऊंचाई में भिन्नता, ठीक है, क्योंकि शिमला क्या है, ऊंचाई पर स्थित है, और अमृतसर क्या है, उस पर है, मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो इसी कारण। तो ये तो हमने पढ़ा ही था, जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, पहाड़ियों से टकरा के जो भी हवाई वगैरह चलती हैं, और जो मैदानी होती है उनमें कम होती है उनकी अपेक्षा कंपेयर करें तो ये हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ओके, निम्नलिखित में से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? हिमालय पर्वत, जल स्थल वितरण और समुद्र तट से दूरी, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी होंगे। ग्रीष्म ऋतु के दौरान निम्न में से किन अक्षांशों के मध्य अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की स्थिति जो है देखी जाती है? ITCZ की स्थिति कहाँ पे देखी जाती है? तो ये हो जाएगा 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, ठीक है। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में, तो ये हमने पढ़ा था, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है यहाँ पे वर्षा होती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में AS प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? AS, कोपेन का वर्गीकरण। ओके, देखिए AS क्षेत्र जो है ये होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, और ये कहाँ पर था? कोरोमंडल तट पर था, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, ठीक है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है DFC क्षेत्र जो है लगता है यहाँ पे, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला हो जाएगा ये, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी दिया गया है। तो जो प्रायद्वीप पठार है उसमें AW क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, AW, तो ये AS तो जो है कोरोमंडल तट हो जाएगा तमिलनाडु का। आगे है, नीचे दिए गए स्थानों पर में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? विश्व में पूछा गया है तो वो है मासिनराम में, ठीक है। उसके बाद चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी जो है विश्व का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, और चेरापूंजी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सेहरा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदान में बहती हैं उनको कहा जाता है लू। क्या बोलते हैं उसको? लू बोला जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषता पूछी है। गर्म दिन और गर्म रातें, गर्म दिन और ठंडी रातें, ठंडा दिन और ठंडी रातें, ठंडा दिन और गर्म रातें। देखिए शीत ऋतु की विशेषता क्या है कि दिन तो गर्म होता है लेकिन रातें ठंडी होती हैं, तो गर्म दिन और ठंडी रातें जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, यानी कि जो हिमालय में वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सत्य है, हिमालय में जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। आगे है कोरोमंडल तट में शीतकालीन वर्षा होती है। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है कि कोरोमंडल तट में शीतकालीन, जो कोरोमंडल तट पर कौन कौन स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पर जब मानसून वापस लौटता है, मीन्स जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि आता है जब होता है, लेकिन जब वो लौटता है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हवाएं चलती है तो उसको उत्तर पूर्वी मानसून बोला जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। ओके, आगे शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण जाने पर तापमान कम होता जाता है। ओके, देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, शीत ऋतु में जो उत्तर भारत का तापमान होता है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस और दक्षिण भारत का जो है 20 से 6, यानी कि देखो आप देखिए, अगर आप खुद सोचिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नवंबर या दिसंबर की, जो उत्तर भारत है जहाँ पर हम रह रहे हैं, हरियाणा है या पंजाब है, यहाँ इस वाले एरिया में, और दक्षिण भारत का जो एरिया है उसमें डिफरेंस मिलेगा। दक्षिण भारत का जो एरिया है, आप जैसे जैसे उस तरफ जाते जाएंगे गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो है जब ठंड होती है तो कुछ राज्य जैसे केरल वगैरह है वहाँ पर जो है ठंड नहीं होती है। ओके, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बट क्या होती है, अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर ठंड नहीं होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। ओके, वहाँ पर कम होती है, कह लीजिए गर्मी का जो है मौसम वहाँ पर होता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि शीत ऋतु में जब हम उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो तापमान कम नहीं होता है, तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, तापमान जो है यहाँ से बढ़ता जाता है। जैसे अगर शीत ऋतु में यहाँ पर भारत का औसत तापमान उत्तर भारत का अगर 10 to 15 है तो दक्षिण भारत का जो है कितना मिलेगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, तो धीरे बढ़ता जाएगा ये। ओके, तो केवल 1 और 2 जो है यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा का मिलन होता है? देखिए कहाँ पर होता है, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा का, ये होता है गंगा मैदानों के उत्तर पश्चिमी भाग में। यहाँ पर जो है इन मानसूनी शाखाओं का मिलन होता है। ओके, जो दोनों शाखाएं हैं वो गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती हैं। आगे है ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, वेट एक मिनट। ओके, एक क्वेश्चन और है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफानों को असम में किस नाम से जाना जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफान आते हैं उनको क्या बोलते हैं? बारदोली छीड़ा बोला जाता है। ओके, ये हमने पढ़ा था ना, बारदोली छीड़ा जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था भारत की जलवायु से रिलेटेड। ओके, तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो लगभग हमने डिस्कस किए हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, और बाकी जो भी आए हैं एग्ज़ाम में मैंने वो भी जो है आपको बता दिए हैं। अगर हाई लेवल का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से आ जाएगा। ठीक, तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।